नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। बढ़ते हैं हमारी पहली खबर की ओर। भारतीय करेंसी रुपए के भाव में लगातार गिरावट आ रही है। कमजोर होते रुपए के नाम एक खराब रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। पिछले महीने के दौरान रुपये का नाम एशिया की सबसे खराब करेंसी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने में डॉलर के मुकाबले एशिया की ज्यादातर करेंसी मजबूत हुई। सिर्फ भारतीय रुपए और बांग्लादेशी टका ही ऐसी दो करेंसी रही जिसके भाव में डॉलर के मुकाबले गिरावट आई। टका 1.58% की गिरावट के साथ अगस्त में एशिया की सबसे खराब करेंसी बना। उसके बाद 0.17% गिरकर रुपया दूसरे नंबर पर रहा। आपको यहाँ ये बताना भी बेहद अहम हो जाता है कि भारतीय रुपया अभी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो लेवल के पास आया हुआ है। पिछले सप्ताह के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 84 से भी नीचे तक गिरा। अगस्त महीने के बाद सितंबर में भी रुपए में गिरावट जारी है। इस महीने भारतीय करेंसी अब तक 0.13% कमजोर हो चुकी है। पिछले वित्त वर्ष में रुपये ने अच्छा परफॉर्म किया था और एशिया की तीसरी सबसे अस्थिर व मजबूत करेंसी बनने में कामयाब रहा था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान एशिया में भारतीय रुपये से बेहतर सिर्फ हांगकांग डॉलर और सिंगापुर डॉलर का परफॉर्मेंस रहा था। वित्त वर्ष 2023-24 में रुपया 13% नीचे आया था। हालांकि उससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 में रुपये में 7.8% की भारी गिरावट आई थी। पिछले महीने की बात करें तो एशियाई करेंसी में सबसे बेहतर स्थिति ताइवान डॉलर की रही, जो डॉलर के मुकाबले पूरे महीने में 2.72% मजबूत हुआ। दक्षिण कोरिया का वॉन 2.47% की मजबूती के साथ अगस्त में एशिया की दूसरी सबसे अच्छी करेंसी बना। जापान का येन 2.61% की तेजी के साथ तीसरे स्थान पर। अब बात करते हैं हरियाणा से जुड़ी खबर की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। खबर यह है कि हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीसी BR कंबोज पर चुनाव आचार संहिता के आरोप लगे हैं। जन्माष्टमी पर हिसार के बिश्नोई मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में वे भाजपा के मंच पर चढ़ गए थे। तब विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी थी। चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है। हिसार विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में कुलपति को आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। हिसार विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुलपति 26 अगस्त को विश्नोई सभा की ओर से विश्नोई मंदिर में आयोजित एक धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर गुप्ता, पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई और अन्य भाजपा नेताओं ने भाग लिया। कुलपति कंबोज मंच की अग्रिम पंक्ति में बैठे थे और उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था। इस बीच प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वह एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धार्मिक आयोजनों में शामिल होते रहते हैं और उन्हें जन्माष्टमी पर प्रमुख व्यक्तियों ने आमंत्रित किया था और उन्होंने किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने की बात से इनकार किया है। हालांकि रिटर्निंग ऑफिसर कुलपति कंबोज के जवाब से संतुष्ट नहीं है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति प्रोफेसर कंबोज को प्रतिष्ठित MS स्वामीनाथन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने यह अवार्ड देकर सम्मानित किया था। यह सम्मान कृषि विज्ञान क्षेत्र में शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, विकास और विस्तार में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दिया गया था। आपको बताते हैं कि आखिर सरकारी कर्मचारियों पर कब होता है एक्शन। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही भारतीय निर्वाचन आयोग जो है आदर्श आचार संहिता लागू करता है। यह चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। राजनीतिक दल या नेता ही नहीं, आचार संहिता के नियम सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकारी कर्मचारी भी चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से किसी राजनीतिक दल या नेता की चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। कोई भी कर्मचारी जो कि सरकारी सेवाओं में कार्यरत है वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार का चुनाव एजेंट नहीं बन सकता है। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता पाया गया है तो उसके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। इन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति L विक्टोरिया गौरी, न्यायमूर्ति PV बालाजी, न्यायमूर्ति KK रामकृष्णन, न्यायमूर्ति R कलेमाथी और न्यायमूर्ति K गोविंदराजन तिलकवाड़ी का नाम शामिल है।
मद्रास हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से 29 अप्रैल 2024 को इन न्यायाधीशों को स्थायी बनाने का निर्णय लिया था। इस सिफारिश पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ने सहमति जताई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायाधीश से परामर्श कर अंतिम निर्णय लिया है। कॉलेजियम के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की एक समिति ने इन 5 न्यायाधीशों के फैसलों का मूल्यांकन किया और उनकी योग्यता का आकलन किया है। इसके बाद समिति ने यह राय दी है कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए उपयुक्त और योग्य है। इन न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी का नाम पहले खूब चर्चा में रहा है। न्यायमूर्ति विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति 2023 में विवादों में घिर गई थी, जब कुछ वीडियो में उनके कथित नफरती भाषण सामने आए थे। इसके आधार पर उनकी नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका भी दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई उसी दिन हुई जिस दिन उनकी नियुक्ति निर्धारित थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका को कहते हुए खारिज कर दिया कि कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। पेशे से वकील रही लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी का विरोध इसलिए भी हुआ था क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर खुद को बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव बताया था। 8 अक्टूबर 2010 को उन्हें केरल बीजेपी महिला मोर्चा का इंचार्ज बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने साल 2014 के आम चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी के लिए प्रचार किया था। आपको यहाँ ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। इसलिए यह आरोप लगा था कि मद्रास हाईकोर्ट में उनकी नियुक्ति का राजनीतिक झुकाव हो सकता है। वहीं गौरी की अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज और ईसाइयों के खिलाफ उनके कथित हेट स्पीच के लिए व्यापक रूप से आलोचना की गई। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कई नए कदमों की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर ठगों पर नकेल कसने के लिए 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने, एक वेब आधारित डेटा रजिस्ट्री स्थापित करने और साइबर अपराध की जानकारी साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्य में साइबर अपराधों को रोकने के लिए संदिग्धों की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने की भी बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध कोई सीमा नहीं देखते, इसलिए साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा असंभव है। नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र I4C के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तकनीक मानव जीवन के लिए आशीर्वाद है, लेकिन तकनीक के बढ़ते उपयोग से कई खतरे भी पैदा हो रहे हैं और इसलिए साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा के अहम पहलू भी बन गई है। उन्होंने कहा कि इसलिए साइबर सुरक्षा के बिना किसी भी देश का विकास असंभव है। शाह ने इस समारोह में विभिन्न बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, IT मध्यस्थों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ एक साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर CFMC के गठन की भी घोषणा की। गृह मंत्री ने कहा कि ये सभी एजेंसियां ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और बिना किसी रुकावट के मिलकर काम करेंगी। मंत्री ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि CFML के जरिए कानून प्रवर्तन एजेंसियां सहकारी संघवाद का उदाहरण पेश करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी में 7 संयुक्त साइबर समन्वय टीमों के गठन से अच्छे परिणाम मिले हैं और I4C ने साइबर दोस्त पहल के तहत विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर प्रभावी जागरूकता चलाया है। अमित शाह ने कहा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक सटीक रणनीति बनानी होगी और एक ही दिशा में एक साथ आगे बढ़ना होगा। शाह ने कहा कि I4C जैसे प्लेटफॉर्म इस प्रकार से खतरों से निपटने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ मिलकर जागरूकता, समन्वय और साझा प्रयास को जारी रखने का आह्वान किया। गृह मंत्री ने कहा कि कोई भी एक संस्था अकेले साइबर स्पेस को सुरक्षित नहीं रख सकती। यह तभी संभव है जब सभी हितधारक एक ही मंच पर आकर एक ही तरीके से और रास्ते पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। न्यूज़ 12 भारत को तुरंत सब्सक्राइब करेगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे लाइव स्ट्रीमिंग प्राइम आवर जो है, एडिटोरियल जो है, संपादकीय जो है रोजाना 1 घंटे का, उससे ज़रूर जुड़ें और अपने सवाल पूछें, अपनी राय दें, मशवरा करें। ओपिनियन, सजेशन आपके जो है निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ होंगे। न्यूज़ 12 भारत से जुड़ने के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 12 भारत, रग रग में खबर, नहीं पर उससे डर दिखाते बस खबर। मैं उत्कर्ष कुमार, न्यूज़ 12 भारत के लिए पटना से।
नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत।